नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। मणिपुर हिंसा आज 51वें दिन में प्रवेश कर गई, लेकिन सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात यथावत बने हुए हैं। राज्य में अब तक 110 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। संपत्तियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। यहाँ रोजाना ही फायरिंग या ब्लास्ट की घटनाएं हो रही हैं। गुरुवार सुबह 5 बजे इम्फाल वेस्ट जिले के नॉर्थ बोलजांग में अज्ञात लोगों और असम राइफल्स के बीच फायरिंग हुई। इससे पहले बुधवार रात विष्णुपुर में कार में विस्फोट में 3 लोग घायल हुए, जबकि बुधवार शाम करीब 5:45 बजे इम्फाल ईस्ट जिले में ऑटोमेटिक स्मॉल आर्म्स के शॉट फायर किए गए। हालातों को देखते हुए कांग्रेस सहित 10 विपक्षी दल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मणिपुर में जातीय हिंसा को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग कर चुके हैं। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए शांति बहाली की अपील की है। वहीं शरद पवार ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कहा कि सीमावर्ती राज्य की स्थिति को पड़ोसी देश दुरुपयोग कर सकते हैं। राज्य में लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के पास मौजूदा स्थिति और इससे क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। पवार ने कहा कि पीएम मोदी जो इस समय अमेरिका में हैं, उनको देश की आंतरिक स्थिति से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस मुद्दे पर अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। अमेरिका में रहने वाले मणिपुर के लोगों ने वहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी पर मणिपुर को आग में झोंकने का आरोप लगाया। उधर हालात देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक को कांग्रेस ने बहुत लेट और नाकाफी बताया। कांग्रेस का कहना है कि अगर मणिपुर के लोगों के साथ बातचीत की कोशिश दिल्ली में बैठकर की जाएगी तो इसमें गंभीरता नहीं दिखेगी। ये बैठक मणिपुर में होनी चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर सोनिया गांधी ने क्या अपील की, सुनवाते हैं। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against. कांग्रेस सांसद रजनी पटेल ने मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जब 50 दिन से मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य था कि पहले उन्होंने मणिपुर की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए थी, ना कि अमेरिका जाने का इतना गड़बड़ करना चाहिए था। अगर उनका प्रोग्राम पहले ही तय हुआ था तो पहले मणिपुर जाके वहाँ के लोगों को सांत्वना और सहवेदना देने की बहुत आवश्यकता थी, जो आज हमारे सोनिया जी ने किया है, जो हमारे पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं। आज मणिपुर में इतनी स्थिति भयावह है जहाँ पर हमारी कमेटी भी जाके आई। आखिर में अमित शाह जी ने एक मीटिंग बुलाई है, लेकिन इस मीटिंग के बाद क्या नतीजे आएंगे उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि कल जो मेगा
कहा है कि ये बदलाव के लिए मीटिंग है और बदलाव का स्वरूप ये होगा कि 24 में केंद्र की सरकार को हटाना है। सभी का यही है ना, बीजेपी को हटाओ, यही तो सभी का। बीजेपी जैसे जो मनुवादी लोग हैं वो सत्ता पे नहीं रहना चाहिए, सभी का कहना है। तो सब मीटिंग करके उसमें तय करेंगे किस तरह से उसमें विचार करना है। फॉर्मूला क्या होगा मैम? जो 19 में भी ऐसी कोशिशें मैं कैसे बता सकती हूँ फॉर्मूला क्या होगा? वो मैं नहीं बता सकती, वो लीडर्स ही बताएंगे। लेकिन वो डिस्क्लोज करेंगे कैसे पहले ही, लेकिन सब मिलके लड़ेंगे। आपने देखा है कर्नाटका में मिलके लड़े हम, कांग्रेस वाले भी, तो हमने उनको पराभूत किया है। वैसी स्थिति अभी मध्य प्रदेश में भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी। तो आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा आज 51वें दिन में प्रवेश कर गई है, लेकिन सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद शांति बहाली नहीं हो पा रही है। आज भी हिंसा की कई घटनाएं और कई खबरें मणिपुर से सामने आई। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार अब तक मणिपुर हिंसा को लेकर क्यों तेजी के साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। चलिए, इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। हमारे साथ रतन तिवारी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। और हमारे साथ गणेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ रतन जी। सर्वदलीय बैठक बुला ली है अमित शाह ने, लेकिन कांग्रेस सवाल कर रही है कि दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के क्या मायने। आशीष भाई, आपका नमस्कार करता हूं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से ले रही है और कांग्रेस पार्टी ने सरकार से निवेदन किया है कि जो गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक बुलाई जाए, उसमें हम शामिल होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के, कई मंत्रियों के, कई केंद्रीय मंत्रियों को घरों को जला दिया गया है। और इस विषय पे आज तक प्रधानमंत्री का मौन, ये पूरा भारत असमंजस में है और पूरा भारत ये सोच रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हरदम मन की बात करते थे, लेकिन इस मुद्दे पे मौन क्यों है? आशीष भाई, सवाल ये उठता है कि जिस प्रदेश ने आपको कुछ महीने पहले राज्य की सत्ता सौंपी, वो भी दूसरी बार, उसके बाद यह ऐसी क्या स्थिति बन गई कि लगातार 52 से 55 दिनों से मणिपुर जल रहा है, हिंसा भड़क उठी है और 115 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो देश जानना चाहता है, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं वो इस पे पूरी जानकारी देश को, दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या कारण है कि मणिपुर जल रहा है और ये जो हालात है ये कब सुधरेंगे। क्या इसी दिन को देखने के लिए मणिपुर ने आपको सत्ता सौंपी थी? ये बताएं आशीष। ठीक है कैप्टन साहब, क्या ये दिन देखने के लिए मणिपुर ने सत्ता सौंपी थी, ये पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। जवाब दे दीजिए। आशीष जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रधानमंत्री का विरोध हर मोर्चे पे करती आई है जी, चाहे वो गीता प्रेस का मामला रहा हो, जो देश के पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है गीता प्रेस से, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। तो इनका काम होता है सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना कि वो विदेश यात्रा पे क्यों गए। तो विदेश यात्रा ये आज से नहीं है, वो पहले से निर्धारित हो जाती है। तो मणिपुर को देखने के लिए प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं होती। मणिपुर देखने के लिए बहुत सारे मंत्री हैं, गृह मंत्री है, पूरा मंत्रिमंडल है, पूरी सरकार है, उसका काम देखना है। प्रधानमंत्री को जरूरी नहीं है कि वहां जरूरी जाया जाए। तो ये इनकी सोच होती है। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा, राजस्थान में पिछले साल करौली में एक जातिगत हिंसा हुई थी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ था, जबकि वहां करौली में इस तरह की हिंसा कभी हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी। मगर वहां जाते हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हुआ, वो भी नवरात्रों में हुआ, जब वहां पूरा देश के लोग तो वहां पर एक देवी का स्थान है, पूरे लोग जाते हैं।
और वहां जब इस तरह का झगड़ा हुआ, मार काट हुआ, तो 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा, तो जाना तो छोड़िए, सोनिया और राहुल को इन्होंने उस पर ट्वीट भी नहीं किया था। तो अपने गिरेबान में भी झांक के देख लिया करें कि आप लोग किस तरह से करते हो। इसी तरह से उदयपुर में देखा है, कन्हैया लाल का गला काटा गया, मगर ये यहाँ चुप, पूरा राजस्थान, मणिपुर पे बहस हो रही है, राजस्थान में बहस हो रही है, आवाज बुलंद कर रहा था, मगर पूरी सरकार और राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने ट्वीट भी नहीं किया था। थोड़ा आप ना हो तो आप सर्च मार के देख लें कि ट्वीट भी नहीं किया था कि शांति बनाए रखे। तो इनकी जो सोच है, इनकी जो दो गली राजनीति है, वो देश जान चुका है, तभी तो स्थिति इनकी खराब है। ये बार बार कह देते हैं कि कर्नाटक में क्या हुआ। अरे जनाब, कर्नाटक में क्या हुआ? हमारा वोट बैंक जितना था आज भी उतना ही है, हम हारे नहीं है। वहां तो एक जो पहले पार्टी थी जेडीएस, उसका वोट खिसका, वो इन पे चला गया। ठीक है कैप्टन साहब, हमारा वोट तो नहीं गया, हमारा जितना परसेंट था। कैप्टन साहब आऊंगा मैं आपके पास, एक बार मुझे गणेश पाठक जी के पास जाना है। पाठक जी, 51वें दिन में आज मणिपुर की हिंसा प्रवेश कर गई है, लेकिन शांति बहाली की कोई उम्मीद, कोई किरण अभी तक दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जो ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है गृह मंत्री के द्वारा, क्या लग रहा है कि इस बैठक के बाद कोई शांति की किरण आपको नजर आ रही है? आवाज मिल रही है गणेश पाठक जी आपको मेरी? मुझे मिल रही है, मैं आशीष जी आवाज मिल रही है। नमस्कार जी, क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर में हालात चिंताजनक हैं। आज मतलब 51 डेज हो गए हैं और गृह मंत्री जी का भी वहाँ दौरा हो चुका है और 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक है जी। और सोनिया गांधी के, जिसकी आपने कभी वीडियो फुटेज की आपने चर्चा करी है, और हमारे भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं की भी आपने बात सुन ली है। बेसिकली कांग्रेस और भाजपा पर बड़ा सवाल उठता है। बड़ा सवाल है कि जब कहीं पर इस तरह के दंगे होते हैं या इस तरह के हालात बिगड़ते हैं, तो ये दूसरे के राज्यों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जी। अभी हमें मणिपुर को देखना है। मणिपुर एक सीमावर्ती है, वहाँ पर कई 10,000 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, वहाँ लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उन घरों की सुरक्षा का सवाल है। तो कई ऐसे इशू हैं जिन इशू पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, सर्वदलीय बैठक है, ये पहले भी हो सकती थी, अब हो रही है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, उसमें एक फार्मूला बनना चाहिए। ये बैठक कहाँ होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, क्यों हो रही है, कैसा हो रहा है, ये कई ऐसे सवाल है कि जिन सवालों का अभी हमारे पास समय नहीं है। मणिपुर के जो हालात हैं, वो मणिपुर एक सीमावर्ती है, उसका दूसरे देश भी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ी पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मणिपुर में पीस हो, वहाँ शांति व्यवस्था बहाल की जाए। इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए पक्ष और विपक्ष को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। ठीक है, पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करने की जरूरत है। रतन जी आपके पास आऊंगा। जो बात गणेश पाठक जी ने कही कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी मिलकर काम करने की जरूरत है। सिर्फ सवाल उठाना नैतिक जिम्मेदारी तो है ही आपकी, लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाना और बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के साथ ऐसे मुद्दों पर साथ खड़े होकर स्थिति को शांति बनाने में अपना योगदान निभाना। लेकिन कांग्रेस या यूं कह लीजिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। ठीक है, सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन शांति बहाली के लिए क्या योगदान है विपक्ष का? देखिए आशीष भाई, मैंने आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई से हमने यह कहा कि आप शांति प्रणाली या शांति व्यवस्था के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। उन्होंने विदेशी दौरे का जिक्र किया, उन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया और राजस्थान चले गए और कम से कम 2 मिनट और राजस्थान पे चर्चा की, लेकिन मणिपुर पे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा जी। इनको शायद पता नहीं होगा, इनके ही एक केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. रंजन, उन्होंने 20 मई को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और यह कहा है वो पत्र में कि मणिपुर की स्थिति नाजुक बनी हुई है, प्रधानमंत्री जी आप इस पे विशेष ध्यान दें और इस पे आप शांति बहाली के लिए कठोर कदम उठाएं और आप इस पे कुछ बोलें। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं और कुछ 15-16 जून को उसी आर.के. रंजन जी का घर जला दिया जाता है।
और हमारे प्रवक्ता भाजपा के वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं है मणिपुर में ध्यान देने की, वहां के लोग ध्यान देंगे। ऐसे बैतुके बयान इस चैनल पे दे रहे हैं, दर्शक देख के क्या सोचते होंगे? जिस देश की जनता ने, जिस मणिपुर ने प्रधानमंत्री को इतने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया हो, और उनका प्रवक्ता चैनल पे आके कहता है कि प्रधानमंत्री को कोई जरूरत नहीं है मणिपुर पे ध्यान देने की, वहां के लोग ध्यान देंगे। आशीष भाई, विपक्ष पूरी तरीके से मणिपुर में हिंसा जो है वो बंद हो, बयानबाजी ना करें, गलत बयानबाजी ना करें। बहाली के लिए मैंने ये कहा पूरी सरकार बैठी है देखने के लिए। आप यहाँ बैठ के गलत बयानबाजी ना करें। जो मैंने सब कहा है, आपने कहा पूरा चैनल ने देखा है, आपने पूरे देश के लोग देख रहे हैं। आप राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान पे बात कर रहे हैं, मणिपुर में आपने ठीक है, जैसे ऐसे नहीं। कैप्टन साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। कैप्टन साहब संविधान नहीं है, ठीक है कैप्टन साहब को गाली देता है। क्या राहुल गांधी जैसे आप लोग भी बंच को सुनिए, बौखलाइए मत, सुनिए मेरी बात को, आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात को मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा। आपको पता है मणिपुर पे सवाल है, मणिपुर पे डिबेट है, आप विदेश और राजस्थान की बात कर रहे हैं। विदेश में आपको पता है एयरपोर्ट पे विदेश में अमेरिका के मंत्रियों ने उनका स्वागत नहीं किया, अपने पीएम का। व्हाइट हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपको पता है। पूरा कांग्रेस का जो सम्मान है, मान है, उसको नीचे गिराने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आप चैनल पे आके कहते हैं कि मणिपुर पे मोदी जी ध्यान नहीं देंगे। पहले किस देश से नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना भारत में पहले, अरे नेहरू जी हुआ करते थे, क्या थे नेहरू जी? तो व्हाइट हाउस में विरोध हो रहा है, इंदिरा गांधी व्हाइट हाउस में विरोध हो रहा है, अमेरिका में विरोध हो रहा है। ठीक है रतन जी रुक जाइए, रतन जी एक सेकंड रुक जाइए। कैप्टन साहब वो आप लोगों से हजम नहीं हो रहा है। ठीक है कैप्टन साहब रुक जाइए, आ रहा हूँ मैं। आप कैप्टन साहब, प्रधानमंत्री का ज्यादा जरूरी नहीं है, पूरी सरकार बैठी है, पूरी सरकार देख रही है, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां जाएगा। मणिपुर की सोच हो सकती है, मणिपुर चल रहा है, कब संभालोगे उसे? ठीक है रुक जाइए रतन जी एक सेकंड। कैप्टन साहब रुक जाइए, ऐसे नहीं। जो बात विपक्ष लगातार कर रहा है कि मणिपुर में शांति बहाली कब होगी, और शायद मणिपुर के हर बच्चे की जुबान पर यही सवाल है कि मणिपुर में शांति बहाली कब होगी। भले ही वो शांति बहाली प्रधानमंत्री के माध्यम से हो, भले ही वो शांति बहाली गृह मंत्री के माध्यम से हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी और संस्था के माध्यम से हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि शांति बहाली बड़ा मुद्दा है। कैप्टन साहब मैं आपके पास आऊँगा। देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, क्योंकि जहाँ राजनीति होगी वहाँ आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन आप एक कैप्टन भी रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि रक्षा के क्षेत्र में जो आदमी रह चुका हो वो खुद संवेदनशीलता को समझता है ऐसे मामलों की। 2 महीने होने को आ रही हैं, आज 51वें दिन में हिंसा प्रवेश कर गई है। जो लोग वहाँ के निवासी हैं कितनी परेशानियों से दो चार हो रहे होंगे, उनको वहाँ पर कैसी कैसी दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा होगा, ये एक इंसान होने के नाते आप भी समझते होंगे। सवाल हो सकता है जो आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री के जगह गृह मंत्री की जगह और केंद्र के मंत्री बैठे हैं ये स्थिति के ऊपर चर्चा करने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए। ठीक है, काम है सरकार का, या प्रधानमंत्री जिसकी जिम्मेदारी लगाएंगे उनकी ड्यूटी है इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को, स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाएं। लेकिन अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 51 दिनों में 110 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी औसतन 2 लोग रोज़ाना वहाँ पर मर रहे हैं। रोज़ाना वहाँ से गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। आज सुबह भी फायरिंग हुई है, कल रात भी हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, कल शाम भी हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। सवाल ये नहीं है कि समाधान कैसे निकलेगा, सवाल ये है कि समाधान कब निकलेगा। क्योंकि राजस्थान जो बात, मेरा सवाल कंप्लीट हो गया कैप्टन साहब, राजस्थान की आपने बात रखी, ठीक है, उसका जवाब भी मैं कांग्रेस से लूँगा, लेकिन
अभी मणिपुर के ऊपर हम मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप पहले मणिपुर की तस्वीर को जनता के सामने, दर्शकों के सामने स्पष्ट करें कि कब तक ये जो स्थिति है वो हल हो पाएगी, कब तक शांति बहाली हो पाएगी। बहुत अच्छी बात है आशीष जी, बिल्कुल मैं जवाबदारी से इसका जवाब दूंगा। आपने देखा होगा जैसे हिंसा वहां पहली बार हुई थी, अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनका दायित्व भी बनता है क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अंदर है जी। तो वो तुरंत गए वहां, लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने पूरी रूपरेखा देखी कि क्या है यहाँ पर, हिंसा का कारण क्या है, क्यों हिंसा हो रही, उस पर वहां बैठ के उन्होंने गहन चर्चा भी की, चाहे उसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे और वहां के स्टेट गवर्नमेंट के भी मंत्री शामिल थे और साथ में असम के भी जो है ना सीएम उसमें शामिल थे। अच्छी तरह चर्चा हुई। तो उसमें जब खोजा गया तो वहां सबसे बड़ी बात है जो बरसों से वहां घुसपैठिए आए हैं, चाहे वो बर्मा के आए हुए हैं, चाहे बांग्लादेश के आए हुए हैं, उन लोगों ने वहां सरकारी जमीनों पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा किया हुआ है। तो ये सब चीजें वहां मुद्दा मेन बनी है वहां लड़ाई का, और वहां लड़ाई का कोई कारण, मुख्य मुद्दा यही है जमीन का। दूसरे एक आरक्षण लोग चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम इनको नहीं देंगे। तो जो मूल निवासी वहीं के हैं, जो वहीं जन्मजात से वहां पैदा हुए, क्या उन्हें वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और जो बीच में आके कहीं से कहीं बच गए, क्या उन्हीं को मिलना चाहिए? तो ये भी एक उसका मुद्दा है। फिर भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे गृह मंत्री ने एक भी गोली नहीं चलाई है। उन्होंने, दंगाइयों ने दंगे करे हैं, घर जलाए हैं, लोगों को मारा है, मगर हमने बदले में उन पे गोलियां नहीं बरसवाई है कांग्रेस की तरह। कांग्रेस तो अपने लोगों पे ही गोलियां बरसाने में टाइम नहीं लगती है। कैप्टन साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। कैप्टन साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। कांग्रेस क्या करती है इस पर बाद में बात कर लेंगे। कांग्रेस ने अगर कुछ गलत किया तो आज विपक्ष में बैठे हैं ना, 44 सांसदों की संख्या रह गई ना। क्या आप आज भी यही राग लेकर अल्पाते रहेंगे कि कांग्रेस ने ये किया था और हम ये कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है सीधे तौर पर, एक मिनट सुन लीजिए। कांग्रेस ने गलती की, कांग्रेस ने सजा भुगत ली, छोड़ दीजिए कांग्रेस को। आप खुद कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आपने अभी ये बात कही कि दंगाई वहां पर दंगा करते हैं, गोली चलाते हैं, घर जलाते हैं, लेकिन हमारी सरकार शालीनता के साथ पेश आ रही है। अच्छी बात है, आप बिल्कुल आ रही है, अच्छी बात है, आप शालीनता के साथ पेश आ रही हैं, लेकिन जिनके घर चल रहे हैं उनका क्या कसूर है? कैप्टन साहब ये बताइए मुझे। दंगाइयों से कैसी शालीनता, ये बताइए मुझे। मेरा कोई घर आकर जला दे और मैं कहूं कि नहीं भाई आप दंगाई हो, मैं तो आपके साथ हाथ जोड़कर पेश आऊंगा, ये कैसी शालीनता हुई कैप्टन साहब? आपका कोई घर जला देगा आकर और आप कहेंगे कि मैं हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हूं, मैं शालीनता के साथ आपके साथ पेश आऊंगा, ये कैसा विवेक हुआ कैप्टन साहब? आशीष जी, विवेक नहीं। जब वहां हजारों की भीड़ आती है तो उसके बीच में कौन अच्छे लोग हैं, कौन दंगाई है, पता नहीं चलता। अगर आप वहां गोली चलवाते हैं तो वहां बेकसूर भी बहुत मारे जाएंगे। तो एक संविधान में एक बात आप है, ये बात कहिए ना कि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। आप ये मत कहिए ना कि हम गोली नहीं चला रहे, आप बताइए कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे भीड़ की वजह से। भीड़ में आइडेंटिफाई होता है क्या? कैप्टन साहब, आपने जो बात कही, आपने, कैप्टन साहब मैं आप ही की बात, बोलिए। किसान के भेष में कितने आके दंगाइये बैठे थे, खालिस्तानी बैठे थे, जो नारे लगा रहे थे कि मोदी मर जा तू, खालिस्तान जिंदाबाद। बलात्कार उन्होंने किया, बॉर्डर पे बैठ के जिंदा जलाया, लड़की को उन्होंने, एक शख्स को उन्होंने जिंदा काटा। तो क्या वो शरीफ लोग थे? गोलियां तो वहां भी अगर चलवाते तो कितने लोग मरते? 750 से ज्यादा लोग मारे गए, उनकी पहचान की गई है, सारे के सारे किसान थे। आप झूठ मत बोलिए चैनल पे। ठीक है रतन जी, बीच में नहीं, रुक जाइए, बात पूरी करने दीजिए। तो वहां खाली दंगाई नहीं मरेंगे, निर्दोष भी मरेंगे। हम कांग्रेस की, मैंने आपने कहा कि कांग्रेस ने किया, मैं कांग्रेस की आपको बता देना चाहूं, जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कैप्टन साहब, मैंने आपकी बात सुनी, अब जवाब सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, अब जवाब सुन लीजिए। अगर आप भीड़ में दंगाइयों को नहीं पहचान रहे तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? सिर्फ ये बताइए, अगर भीड़ में दंगाइयों को
नहीं पहचान की जा रही, तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा कैप्टन साहब? 45, आप मेरी बात सुने, मेरी बात कहने का समय में दें। जी बोलिए बोलिए। 45 किसान होंडा स्पोर्ट दिग्विजय सिंह ने मरवाए थे मध्य प्रदेश के मुल्ताई में। फिर वही कैप्टन साहब, फिर वही किसानों पे गोली चलवा फिर वही, के मरवा ठीक है दिए रतन लोग। जी, बीच में राजनीति का मुद्दा नहीं बनने दूंगा मैं इस मंच पे मणिपुर को। जिन लोगों के साथ जो स्थिति पेश आ रही है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, जिनके बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे होंगे, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही होंगी, जो इंसान अपनी रोजी रोटी खो चुका होगा इस हिंसा की वजह से, आप उनका सोचिए। कांग्रेस, बीजेपी या किसी तीसरे राजनीतिक दल की वजह से यहां पर राजनीति नहीं करने देंगे। अब संवेदनशील बनना जरूरी है। कांग्रेस ने यह किया था या बीजेपी ये कर रही है, ये मुद्दा नहीं है, ये समय नहीं है उसका। सर्वदलीय बैठक अगर बुलाई है सरकार ने, तो सर्वदलीय बैठक का क्या मतलब है कि आइए सब मिलकर समाधान पर बात करते हैं। लेकिन कैप्टन साहब, मैं फिर वापस आपके पास आऊंगा। जो बात आपने कही कि भीड़ आ रही है, मान लिया आपकी बात कि भीड़ में आप लोग दंगाइयों को नहीं पहचान कर पा रहे, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान और जिम्मेदार कैप्टन होने के नाते बता दीजिए कि आप के पास अगर वो जिम्मेदारी होती कि भाई साहब ये भीड़ आ गई है और आपको इन दंगाइयों को पहचानना है, तो आपका वहां पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता? भूल जाइए बीजेपी कांग्रेस को। और अगर आप उस स्थिति में है कि आप भीड़ में दंगाइयों को नहीं पहचान पा रहे, तो आप क्या करेंगे? क्या यह हिंसा ऐसे ही चलती रहेगी? सिर्फ ये कहकर हम अपने हाथ खड़े कर देंगे कि हम भीड़ है जी, इसकी वजह से हम दंगाइयों को नहीं पहचान पा रहे? बिल्कुल आशीष जी, भीड़ पे गोली नहीं चला सकते। मैं आर्मी में रहा हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन कोई रास्ता तो निकलेगा ना। रास्ता निकाला जाता है, उसका सोल्यूशन होता है। एकदम भीड़ के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती। हमने भी बड़े बड़े आतंकवादी कश्मीर में पकड़े हैं। ठीक है रतन जी, एक मिनट सुन लीजिए, बोलिए। भीड़ के आतंकवादियों को जब मैं कश्मीर में घेरा डालता था, तो भीड़ के सामने हमने उनको नहीं पकड़ा है ना, क्योंकि अगर भीड़ पे चलाते, भीड़ बेकाबू हो जाएगी, तो वहां 2 मरने की जगह 100 मरेंगे। मगर हम उस टाइम स्थिति को भापते थे और स्थिति को इस तरह से बनाते थे कि अब इनको हम अकेले में कहां दबोचे। तो तरीका ये होता है, भीड़ के सामने यही तो मैं भी कह रहा हूं कि वो दबोचे कब जाएंगे, तो आपका एक्शन नहीं रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही बात तो मैं कह रहा हूं आपको कैप्टन साहब कि दबोचे कब जाएंगे। वो 51 दिन हो गए हैं, 51 दिन। बिल्कुल दबोचे। क्या रणनीति बनाने में 1-2 साल लगेंगे? क्या मणिपुर को इंतजार करना होगा चुनाव आने का, कि चुनाव आने का इंतजार कीजिए? आप सोचिए, दबोचे जा रहे हैं, काफी जेल में बंद है, काफी कुछ हो रहा है, मगर देश की विपक्ष की पार्टी। तभी आज सुबह 5 बजे इम्फाल वेस्ट जिले के नॉर्थ बोलजोंग में अज्ञात लोगों और असम राइफल्स के बीच फायरिंग हुई है। ठीक है, ये दंगों की शुरुआत वहीं से होती है, जब वहां से कहेंगे कि हिंदुस्तान में तो पेट्रोल छिड़का हुआ है, माचिस लगाने की जरूरत है। जब इस तरह के राहुल गांधी बयान देंगे, तो इस तरह के दंगे जन्म लेते हैं। तो इनकी भी जवाबदारी बनती है कि इस तरह के स्टेटमेंट विदेशी धरती पे क्यों देते हैं। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। पार्टी है, राहुल गांधी है। गणेश पाठक जी, आज मैं ये कहूँ कि अगर ये दंगा का कोई जन्मदाता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। चलिए ठीक है, गणेश पाठक जी आपके पास आऊंगा। जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं, क्या इससे सिर्फ जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सकता है क्या कि जन्मदाता दंगों की कांग्रेस पार्टी है? एक। दूसरा, शरद पवार, आपको ध्यान होगा अभी पिछले दिनों जब नए संसद भवन का उद्घाटन होना था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करना था, करीब करीब 15 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने, जो कि विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। लेकिन तब भी शरद पवार ने बीजेपी के साथ खड़े होने की भूमिका निभाई कि अच्छा नहीं है। लेकिन अब वही शरद पवार ये बयान दे रहे हैं कि मणिपुर हिंसा, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है मणिपुर और पड़ोसी जो देश हैं वो इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। चाइना साथ बैठा है मणिपुर के, फायदा उठा सकता है। राज्य में लगातार हिंसा हो रही है। सत्ता में बैठे लोगों के पास मौजूदा स्थिति और इससे इस वक्त स्थिति को देखने के लिए, सोचने के लिए समय नहीं है। ये शरद पवार कह रहे हैं। मंजे हुए सुलझे बड़े राजनेता देश के माने जाते हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी कर दी शरद पवार साहब ने
कि इस समय प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, उनको देश की आंतरिक स्थिति से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप अमेरिका दौरा कीजिए, लेकिन पहले देश की आंतरिक स्थिति को संभालिए। कैसे देखते हैं स्थिति को? आशीष जी जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं कैप्टन साहब को सुन रहा था। पहले मैं आपके जो सवाल पूछे उनका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा कैप्टन साहब जो कह रहे हैं, बेसिकली आपका एक खुफिया तंत्र है, आप एक सरकार चला रहे हैं, भारत एक शक्तिशाली है और मैं एक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। मणिपुर एक छोटा सा प्रांत है, हम अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पर गुंडा अराजकता कौन पैदा कर रहा है, वहाँ पर अराजक उस भीड़ को हम छांट नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो खुफिया तंत्र पूरा तरह से फेलियर है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इसकी जिम्मेदारी अगर नहीं लेगा, तो कोई सरकार अगर नहीं लेगी, तो फिर वहाँ शांति व्यवस्था बहाल कैसे होगी? अब दूसरी बड़ी बात यह है कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि हाल के केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ पर गए हुए थे, तो हो सकता था कि प्रधानमंत्री भी जा सकते थे और प्रधानमंत्री इसका एक सर्वमान्य हल निकाल सकते थे, क्योंकि वार्ता के टेबल पर तो आना ही होगा। मतलब जो उनकी मांग है, जो यहाँ पे अपनी मांग को लेकर बिल्कुल हाईकोर्ट भी बीच में आया हुआ है, हाईकोर्ट में भी मामला चला हुआ है। तो कई चीजें ऐसी हैं कि जहाँ पे केंद्र सरकार को एक निर्णायक भूमिका अदा करनी होगी। शरद पवार जी का बयान बहुत गंभीर है, उस बयान को भाजपा सरकार, केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें हमें कांग्रेस, बीजेपी या किसी राजनीतिक इशू नहीं है, ये शांति व्यवस्था का इशू है। बिल्कुल, यही हम भी कह रहे हैं। हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। चाइना जो आप कह रहे हैं कि पड़ोस में चाइना है, हो सकता है कि चाइना का भी इसमें हाथ हो, कई चीजें हों, मगर ये चीजें सामने में बाद में आएगी, ये तो केंद्र सरकार को पता होगा, खुफिया तंत्र को पता होगा। लेकिन हमें कुछ चीजों पे हमें जरूर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे वहां पर मणिपुर में शांति बहाली हो सके। लेकिन जो बात अभी कैप्टन साहब ने कही कि देन कांग्रेस की है, ये इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? दंगे कांग्रेस की देन है? से किन लोगों ने ये काम किया है, उनको जेल भेजिए, क्या दिक्कत है? आपके पास तो सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। रतन तिवारी जी, आपके पास आऊंगा। सीधे तौर पर कैप्टन साहब तो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि शुरुआत ये कांग्रेस की वजह से हुई दंगों की। सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे थे, वो बाकी पूरी स्थिति की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे आरोप लगते क्यों हैं कांग्रेस पर? सवाल ये भी है। नमस्कार साहब, नमस्कार। देखिए आशीष भाई, मणिपुर में 50% से ज्यादा जो कांग्रेस के टॉप लीडर थे, वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो गए। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, एक समय वो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री है। तो आप जानते हैं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, सरकार की बनती है, और पूरा देश जानता है अगर कांग्रेस पार्टी की वहां पे अगर सरकार होती है तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस दंगे का, इस हिंसा का फायदा उठाने में देर नहीं करते। वो खुद कहीं ना कहीं कोई ट्वीट कर देते और मन की बात में भी जिक्र कर देते। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की, विपक्ष भी सवाल करेगा, मीडिया भी सवाल करेगी, देश की जनता भी सवाल करेगी कि आपकी दोबारा सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, उसके बाद भी स्थिति नाजुक है। आपके पास खुफिया एजेंसियां भी है, आप उन्हें चिन्हित कर सकते हैं, उसके बाद भी आप यह पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटे से राज्य को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बड़े बड़े राज्यों में अगर ऐसे दंगे फसाद होंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी? आशीष भाई, 110 लोगों की जान गई है, ये संवेदनशील मामला है। इस विषय को मैं कहता हूं कि गंभीरता से लिया जाए और पूरी तरीके से पूरी बटालियन को, खुद पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल को बैठकर इस विषय पे संज्ञान लेकर इस मामले को हल किया जाए। क्योंकि बच्चों के स्कूल शुरू हो गए, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, कई लोग बेरोजगार घूम रहे और आए दिन निर्दोष मारे जा रहे हैं। तो इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का नाम न लें, वह बताएं कि उनकी सरकार की जो विफलता है, उनकी सरकार की जो जिम्मेदारी है
उसे कम निभाएंगे। और 110 लोगों की मौत की जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि वहां के हिंसा करने वाले लोग हैं? यह बताएं, ये देश जानना चाहता है और देखना चाहता है। ठीक है, देश जानना चाहता है। कैप्टन साहब, आपके पास आऊंगा। जो बात रतन तिवारी जी ने कही कि जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, ठीक है, ये बात का विषय है कि कहाँ किसके स्तर पर क्या लापरवाही हुई जो हिंसा इतनी आगे बढ़ गई, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा लक्ष्य शांति बहाली है। ये शांति कैसे बहाल हो? सर्वदलीय बैठक अब बुलाई है। असम के मुख्यमंत्री, जिनका आपने खुद भी जिक्र किया, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लगातार नज़र भी बनाए रखे हुए हैं क्योंकि केंद्र की ओर से उनको ये जिम्मेदारी भी दी गई। अमित शाह से मुलाकात के बाद ये तुरंत सर्वदलीय बैठक बुला ली गई। संकेत उनकी ओर से भी ऐसे ही आ रहे हैं कि हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। सीधा सा सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप की बजाय कैसे सब साथ मिलकर इसका रास्ता निकाल सकते हैं? आवाज मिल रही है कैप्टन साहब आपको मेरी? हाँ, अभी मिल रही है जी। मेरा सवाल ये था आपसे, नहीं पाया आपने? मेरा सवाल ये था आपसे कि आरोप प्रत्यारोप की बजाय कैसे सभी राजनीतिक दल एक होकर मणिपुर के लोगों के लिए, अपने पार्टियों के लिए नहीं, मणिपुर के लोगों के लिए जो कि इस देश के ही लोग हैं, शांति बहाली का रास्ता निकाल सकते हैं। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री भी मणिपुर होकर आए हैं, अमित शाह से मुलाकात की, मुलाकात में जो भी उन्होंने अपना इनपुट दिया उसके बाद तुरंत अमित शाह ने सर्वदलीय, देश के गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुला ली। तो कहीं ना कहीं अभी भी संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि मणिपुर में हालात बहुत अच्छे नहीं है। ऐसी उम्मीद नहीं है कि 2, 4, 5, 7 दिन में अगले हिंसा थम जाए, ऐसी स्थिति अभी भी नजर नहीं आ रही। आशीष जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि सीमावर्ती राज्य है वो। एक तरफ बर्मा लगा हुआ है, सामने चाइना लगा हुआ है, बिल्कुल, और थोड़ा सा इधर आ जाओ तो बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं उधर पोस्टेड रहा हूँ तो वहाँ की भौगोलिक रेखा हमने बहुत अच्छी और नजदीक तरह से देखी है जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर वहाँ हिंसा है तो उसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। मगर समस्या ये है कि सरकार पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है कि बिगड़ ज्यादा जान माल के और वहां शांति आ जाए, यही सरकार की सोच है और इसी तरीके से सरकार वहां काम कर रही है। मगर इसमें आपने जिस तरह से अभी आपने कहा था कि यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ विपक्ष सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, गालियां देने का काम कर रहा है, सरकार को कोसने के काम कर रहा है। अरे आप कोसिए, गालियां दीजिए, आपकी भाई नीति, आपको हमारी नीति पसंद नहीं, दीजिए, मगर जहां इस तरह के मुद्दे आ जाए आपको हमारे साथ खड़े होकर बात करना चाहिए। मगर ये तो वो काम करते हैं, कैसे है ना कि आग में घी डालने वाला कांग्रेस काम करती है। आज राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत में मुसलमान खतरे में है, ये बात है राहुल गांधी को विदेश में करने की क्या जरूरत आ रही है? तो शुरुआत तो यही से होती है, जब आप एक पक्ष को कहोगे कि हम तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस के कहते हैं राहुल गांधी की नहीं कहते, कहोगे नहीं कहते तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ भी गूगल से। अरे झूठ बोलना बंद करिए, मणिपुर पे बात करिए। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी का विषय बाद में आएगा, मणिपुर पे बात करिए। मणिपुर जल रहा, 110 लोग की जान चली गई, आप इस चैनल पे आके हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है आपके ऊपर। मंदिर मस्जिद और मुस्लिम और हिंदू की बात छोड़िए, मणिपुर की बात करिए। कर दिया था उन्होंने, कश्मीर का सुधार दिया था क्या जो आज ये मणिपुर, मगर कश्मीर में हत्याएं होती तब इन्हीं की सरकार थी, उस टाइम क्या नहीं किया इन्होंने? आपकी सरकार थी 91 में, आपकी चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल यही कि मणिपुर जल रहा है, हिंसा का आज 51वां दिन है, लेकिन शांति कब बहाल होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कैप्टन साहब, ठीक है, गणेश जी आपके पास आऊंगा मैं।
आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, चलता ही रहेगा, ये शायद थमने वाला भी नहीं है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। लेकिन मणिपुर में शांति बहाली क्या सर्वदलीय बैठक से ही संभव है, या अभी सरकार को और भी कई बड़े कदम उठाने की जरूरत है? ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। आवाज मिल रही है गणेश पाठक जी आपको मेरी? ठीक है, मैं आऊंगा गणेश जी आपके पास, शायद कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। रतन जी, जो बात कैप्टन साहब कह रहे थे कि कांग्रेस को और ज़्यादा संजीदगी के साथ ऐसे मुद्दों पर पेश आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सवाल उठाने के अलावा कोई सकारात्मक भूमिका निभाने का काम करती हुई नहीं दिखाई देती मणिपुर जैसे मामलों पर। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश में कि जब देश का एक राज्य जल रहा है, जहां केंद्रीय मंत्रियों का घर जला दिया जाता है, जहां हर रोज 2 आदमी मर रहे हैं, जहां इस समय शांति बहाली की उम्मीद की किरण कम दिखाई दे रही है, वहां पर विपक्ष का ऐसा रुख कि सिवाय आलोचना के कुछ भी नहीं, ये क्या ठीक है? ये उचित है? देखिए आशीष भाई, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभा रहा है। पिछले 9 सालों से विपक्ष ने हर मुद्दे पे, जनता के मुद्दे को लेके सरकार से बात करने की कोशिश की जी। आपने तमाम मुद्दे रहे हैं, जीएसटी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों की बात हो, सदन में हमने चर्चा कराने की बात कही, लेकिन सरकार विपक्ष को गंभीरता से कभी नहीं लिया। सरकार कभी बता दे कि एक भी पत्र विपक्ष के नेताओं को लिखा हो कि आइए बैठिए, आप किस विषय पे सदन में चर्चा कराना चाहते हैं जी। क्योंकि सरकार विपक्ष को दबाने का काम किया, कमजोर करने का काम किया। और जब विपक्ष की जरूरत पड़ती है तब यह कहते हैं कि विपक्ष की भी भूमिका है, विपक्ष हमारे साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन विपक्ष को अपने साथ अगर आपको खड़ा करना है, अपने साथ लेके चलना है, तो नफरत को दूर करना होगा, मोहब्बत को साथ लाके गले मिलना पड़ेगा। आप सदन के अंदर विपक्षी नेताओं की बदनामी करते हैं, उनको गालियां देते हैं, नेहरू जी को गालियां देते हैं, इंदिरा जी को गालियां देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा आशीष भाई। आज इस देश में जब जब भयानक माहौल है, आपने देखा होगा जब कारगिल में 99 का युद्ध चल रहा था, उस समय हम विपक्ष की भूमिका में थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रीमती सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी कि आप लड़ाई लड़िए, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। वो अटल बिहारी थे जो यह मानते थे कि कांग्रेस के किए हुए कार्यों को नकारा नहीं जा सकता, हम कांग्रेस के किए हुए कार्यों को और आगे लेके जाएंगे। लेकिन आज के प्रधानमंत्री देखिए, वो सीधा कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। आशीष भाई, आज देखिए विदेश में, आप देखिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध हो रहा है, करवाने वाली कांग्रेस पार्टी, अमेरिका के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अटल जी के साथ गद्दारी की थी। कैप्टन साहब बीच में नहीं, कैप्टन साहब बीच में नहीं, राजनीति नहीं। मैं आऊंगा आपके पास, पूरा मौका दे रहा हूं आपको। 2000 आशीष भाई 2014 से अब तक आप देखिए कि किस प्रकार वादे क्या क्या थे, कि सरकार ने उस वादे के विपरीत काम किया। राहुल गांधी जी जब सदन में जाके अपनी आवाज को रखे, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ उनका बंगला खाली कराया गया, उनकी सदस्यता चली गई। और राहुल गांधी जी अब तो सांसद के सदस्य भी नहीं है, वो अमेरिका जाते हैं तब इनको तकलीफ है, जब वो विदेश में जाते हैं तब उनको तकलीफ है। नहीं, वो बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं ना, जो बीजेपी का आरोप है या जो बीजेपी बार बार कहती है, इसलिए बीजेपी को तकलीफ है। देखिए आशीष भाई, राहुल गांधी जब कहते हैं, वो यही तो कहते हैं कि 95% विपक्ष के नेताओं पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उनकी जांच हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया जा रहा है। वो सत्य कह रहे हैं। इनके ही मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के नारायण राणे जी और इनके तमाम नेता जो ईडी सीबीआई के दायरे में थे, मोदी जी के छतरी के नीचे आने से वो बच गए। तो राहुल जी जो कह रहे हैं वो पूरे देश की बात कह रहे हैं। ठीक है,
कैप्टन साहब हमारे जवाब जो दीजिए। कैप्टन साहब बैठे हैं वो मणिपुर पे बताएं 110 ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। रतन तिवारी जी रुक जाइए, सुन लीजिए कैप्टन साहब। आशीष जी, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बंगला खाली करवा लिया गया है, तो संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो अगर राज्यसभा का सांसद या गुलाम नबी आजाद, मुरली मनोज जोशी, आडवाणी जी, इनका बंगला कब खाली होगा? ना बोले, मैं नहीं बीच में बोला। तो कैप्टन राहुल साहब गांधी बोलिए जब आप। किसी सदन के हिस्सा नहीं है तो उनके लिए कोई अधिकार नहीं बनता कि उनको सरकारी बंगला दिया जाए, सरकारी सुविधा दी जाए। हाँ, वो होते तो पहले था भी उनके, ये आपके टाइम होता था। क्योंकि आप से पूछिए, कई नेता ऐसे जो आज भी बंगले में हैं, जो तो बोलते हैं उनका बंगला कब खाली होगा? रतन तिवारी जी बीच में नहीं, कैप्टन साहब बोलिए आप। प्रियंका गांधी इनके टाइम में किसी भी उसकी सदस्य नहीं थी, मगर उनको भी इन्होंने सरकारी बंगला दे रखा था, उनको भी एसपीजी दे रखी थी। तो ये तो सरकार थोड़ी चलाते हैं, ये तो जो है ना सरकार में बैठ के अपने आप को मालिक समझ लेते हैं, देश का मालिक मैं हूँ। जिस तरह से राजीव गांधी ने उस टाइम में सर्विस में ही था, पूरी विराट IN विराट नेवी का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान था, पानी का जहाज। आप सोचिए, उसमें 8 हेलीकॉप्टर रख के पूरी इटली अपनी ससुराल साड़ू सड़वाई आयरलैंड पे ले गए पिकनिक मनाने के लिए। क्या मजाक बनाया हुआ था इन्होंने आर्मी का कि आज NH विराट जो है सबसे बड़ा पानी का जहाज, नेवी का लड़ाकू, उसको आप पिकनिक में ले जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर 8-8 लगा के वो सिर्फ ये काम कर रहे थे कि जहाज शिप से लेके आयरलैंड में ले जाते थे, आयरलैंड में शिप पे ले आते थे। ये मजाक बना रखा था इन्होंने तो सरकार का और आर्मी का। आज हमारे यहाँ इस तरह का कोई हो रहा है कहीं काम? देखा किसी रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने या प्रधानमंत्री ने कि कोई दुरुपयोग किया हो सरकार का, कहीं यूज किया हो? तो तुम्हारे यहाँ तो सरकार आर्मी को ये कहती थी, हमें जरूरत ही नहीं है। भला हो पाकिस्तान का, जब नेहरू जी का उन्होंने डंडा डाला ना, तब पता चला कि आर्मी की जरूरत है, नहीं तो आर्मी को नकार चुके थे। ये वो लोग हैं, ये तो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। ठीक है, आज इनके हाथ से सत्ता क्यों गई है? इन्होंने कुछ किया ही नहीं देश में। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम याद है ना? चलिए इतिहास पर इतिहास ठीक है, ये नहीं बना सके, ये भी बना लेते। ठीक है तिवारी जी और कैप्टन साहब, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इतिहास पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। आज मणिपुर की बात है, मणिपुर पर ही हम रहें तो अच्छा है, क्योंकि मणिपुर के लोगों के लिए ही आप बात कर लीजिए। दोनों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, कैप्टन साहब या अकेले रतन तिवारी से नहीं, दोनों से निवेदन यही कर रहा हूँ। मणिपुर में कैसे शांति बहाली हो, ये प्रथम लक्ष्य मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों का आज होना चाहिए, क्योंकि अगर मणिपुर की जनता वोट करती है, वो वोट भले कांग्रेस को गया हो, वो वोट भले बीजेपी को गया हो, या वो वोट भले ही किसी अन्य राजनीतिक दल को दिया हो, वो वोट इसीलिए दिया जाता है कि उस वोट की कीमत को राजनीतिक दल समझें और ज़रूरत पड़ने पर यदि ऐसी स्थितियां हैं तो उसमें एक जिम्मेदार पक्ष और विपक्ष की भूमिका अदा करें। लेकिन आज मणिपुर के उन लाखों लोगों का सवाल है जो पिछले 51 दिन से परेशान हैं और अभी भी इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि शांति बहाली 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन में कब होगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। खैर, मैं गणेश जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे थे मणिपुर की, और मणिपुर क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, कई तरह की चुनौतियाँ इस हिंसा के साथ अलग से खड़ी हो गई हैं। मैं समझता हूं कि सरकार शायद संवेदनशीलता के साथ इस इशू को रिजॉल्व करने में पूरी कोशिश कर रही होगी, लेकिन ऐसे वो क्या बड़े कारण हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को अगर हम छोड़ दें, जिसकी वजह से अभी भी शांति बहाली पूरी तरह नहीं हो पा रही। असम के मुख्यमंत्री खुद मणिपुर की स्थिति को देखकर आए हैं, अमित शाह को फीडबैक भी दिया है, जिसके बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। शरद पवार ने संकेत जो दिए वो अपने आप में गंभीर हैं। ये वजह क्या है कि जो शांति बहाली वहाँ पर नहीं हो पा रही? देखिए, दो तीन चीजों पर हमें देखना होगा। मणिपुर अपने आप में एक नया इतिहास लिख रहा है। वैसे मणिपुर नया इतिहास लिख रहा है, जो अभी हम इतिहास की बात कर रहे थे। इनमें 2-3 चीजों को देखने की जरूरत है। वहाँ पे जब शुरू में ये शुरू होता है, वहाँ पे
उसके बाद की जो आप सिनेरियो देख रहे होंगे, जो दृश्य देख रहे होंगे, उसके बाद सरकार पहले तो आक्रामक दिख रही थी वहाँ पे। अगर शुरुआती चरण में अगर सरकार अगर आक्रामक नहीं होती, अगर वो बातचीत का अगर फोरम अगर खोलती, तो शायद ये समस्या यहाँ तक नहीं जाती। सारे लोग मान के चल रहे थे कि 10-15 दिन में मणिपुर की समस्या का हल हो जाएगा। अब आप वहाँ पे देखिए कि जो वहाँ पे एक हाईकोर्ट में जो एक पिटीशन दायर हुई है, रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, उसमें अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए कहा गया महती समुदाय के लोगों को, वो भी एक इश्यू है। वो उस इशू को लेके 5 जुलाई को उसमें हाईकोर्ट में उसमें बहस होनी है। हाईकोर्ट में हो सकता है कि उस दिन कोई फैसला आ सकता है। मणिपुर हिंसा में कुकी जनजाति अपनी प्रोटेक्शन की मांग कर रही है। तो मतलब कई चीजें वहाँ पे, एक इक्वेशन काम नहीं कर रही है। असल में होता क्या है कि जब कई चीजें हैं, लेकिन सवाल ये भी है गणेश जी कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश के पास, अमित शाह जैसा ताकतवर गृह मंत्री देश के पास, इतनी बड़ी स्थितियां होने के बावजूद ये मणिपुर जैसा जो विवाद है इतना लंबा क्या खींचना चाहिए था? आप सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले देश बन चुके हैं, आप 370 को हटाने वाले देश बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद मणिपुर जैसे स्टेट में 51 दिन। आशीष जी, आपने बहुत मतलब सही सवाल उठाया। हम भी आश्चर्य में हैं, पूरा देश आश्चर्य में है, खुद मणिपुर के लोग आश्चर्य में हैं। अगर मतलब दंगाई से अगर आपकी और मेरी बातचीत होती तो वो भी आश्चर्य में दिखते। जिस देश में मतलब एक ताकतवर गृह मंत्री हो और प्रधानमंत्री ताकतवर हो, उनके पास पूरी मेजोरिटी है, मतलब सब कुछ है, मतलब बीजेपी की एक बहुत ताकतवर सरकार है। चिंता और मंथन का विषय है, ये आलोचना का विषय नहीं है। ये चिंता और मंथन का विषय है कि नरेंद्र मोदी जैसा इतना विश्व गुरु कहलाए जाने वाला प्रधानमंत्री देश के पास है, अमित शाह जैसे इतने ताकतवर गृह मंत्री देश के पास हैं, उसके बाद ये गंभीर मुद्दा रिजॉल्व ना होना, ये अपने आप में कई गंभीर संकेत दे रहा है कि आखिर इसके पीछे की वो कौन सी ताकतें हैं जो इस मुद्दे को रिजॉल्व नहीं होने दे रही। भले ही प्रधानमंत्री डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो या ना हो रहे हो, लेकिन मैं एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते समझता हूं कि प्रधानमंत्री की पल पल नजर होगी इस मुद्दे पर। ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी प्रधानमंत्री की गृह मंत्री से बात होती हो तो इस मुद्दे पर चर्चा ना होती हो या फीडबैक ना लिया जाता हो प्रधानमंत्री की ओर से। आशीष जी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की लगातार मतलब चर्चा हो रही होगी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में। इस समय सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यही है कि सब कुछ होने के बावजूद हम हालात वहाँ बढ़ने दे रहे हैं। हम वहाँ जो तनाव है उस तनाव को कम नहीं कर पा रहे, हम उस तनाव को बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, मतलब क्या है ये इसको सोचना, ये सबके लिए एक सवाल है। बिल्कुल, ये वही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद सरकार को, विपक्ष को खोजने की, तलाशने की जरूरत है। खैर, मैं रतन तिवारी जी आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड मेरे पास हैं क्योंकि वक्त कम है और मुझे कैप्टन साहब से भी फाइनल कमेंट लेना है। मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप फाइनल कमेंट अपना दीजिए। देखिए आशीष भाई, विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि शांति बहाली हो, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपने दोबारा डबल इंजन की सरकार मणिपुर में स्थापित की, उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री के बंगले जलाए जा रहे हैं, वो आपके मणिपुर के ठीक है, लेकिन आप ये कहिए कि जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम भी साथ खड़ेंगे, ये भी आप साथ में कहिए। हम साथ हैं, बिल्कुल हम साथ हैं आशीष भाई। जब देश के हालात खराब होते हैं, जिस देश में, जिस राज्य में दंगा फसाद होता है, तो विपक्ष राजनीति नहीं करता। हाँ। विपक्ष उस शांति करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। और आशीष भाई, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वक्त कम है मेरे पास। कैप्टन साहब 30 सेकंड फाइनल कमेंट जल्दी से, निष्पक्ष बात कीजिए पार्टी फॉर्म से हटके। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल प्रयास में लगी है, इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है कि कहीं विपक्षी पार्टियां हमारी ये ना कहें कि हमसे हमारी राय नहीं ली गई, हमसे पूछा नहीं गया, इसलिए आज सर्वदलीय बैठक भी माननी गई। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।